यह सूर्य सिद्धांत का 101वां भाग है और इस भाग से प्रारंभ करते हैं सूर्य ग्रहणाधिकार। ग्रहण की संभावना और ग्रहण लगने का समय और ग्रहण में परिस्थितियाँ और ग्रहण के विविध प्रकार, ये सभी आचार्य चंद्र ग्रहणाधिकार में बता चुके हैं। और जो चंद्र ग्रहणाधिकार में अथवा चंद्र ग्रहण के समय में जो स्थितियां घटित नहीं होती हैं और सूर्य ग्रहण को समझने के लिए या साधन करने के लिए जिन अतिरिक्त स्थितियों की आवश्यकता होती हैं, उन्हीं के बारे में आचार्य इस अध्याय में चर्चा करते हैं। तो देखते हैं सूर्य ग्रहणाधिकार को। मध्यलग्न समय भानौ हरिजस्य न संभवः अक्षोदं मध्यभक्रांति साम्ये नावनतेरपि। यहाँ प्रारंभ ही कर रहे हैं आचार्य जी। हरिज यानी लंबन की संभावना कहाँ नहीं होती है और किस स्थान में अवनति का स्थिति अवनति संभव नहीं होती है, इन दोनों बातों को कह रहे हैं। जैसे मैं पहले ही कहा था, यहाँ पर ग्रहण की अधिकांश बातें यहाँ नहीं होंगी क्योंकि वे सभी बातें चंद्र ग्रहणाधिकार में हो चुके हैं और यहाँ केवल वही बातें होंगी, आचार्य वही बात करते हैं जो सूर्य ग्रहणाधिकारी सूर्य ग्रहण के लिए अतिरिक्त हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं? मध्य लग्न समय भानव। भानव ये सप्तमी विभक्ति में, अर्थात सूर्य के रहने पर। कहाँ रहने पर? मध्य लग्न समय। मध्य लग्न यानी दशम लग्न अथवा वित्रभ लग्न, जो भी कहिए, उसके बराबर में सूर्य के रहने पर हरिजस्य संभवः न भवति। हरिज कहते हैं लंबन को। हम इसी कड़ी में, इसी भाग में आगे समझने का प्रयास करेंगे ये लंबन क्या होती हैं। अक्षोदंग मध्यभग क्रांति। अक्ष उदक माने उदक अक्ष, उत्तरी अक्षांश, और मध्यभग क्रांति मध्यभम मध्यम लग्न, उसकी क्रांति, इन दोनों की साम्य यदि समानता हो, अर्थात अक्षांश और मध्य लग्न की क्रांति यदि बराबर हो, तो उस स्थान में, उस स्थिति में अवनतेः अपि संभवः न भवति। अवनति का भी संभावना नहीं होती है। यह है पहला श्लोक सूर्य ग्रहणाधिकार का। मध्य लग्न समय भानौ हरिजस्य न संभवः अक्षोदं मध्यभक्रांति साम्ये नावनतेरपि। देशकाल विशेषेण यथावनति संभवः लंबनस्यापि पूर्वान्य दिग्वशाच्च तथोच्यते। देश काल विशेषेण, देश और काल इन दोनों की विशेषता से, यथा अवनति संभवः, यथा अवनति संभवः, जैसे अवनति संभव होता है, अर्थात अवनति जो होती हैं अथवा अवनति का जब साधन करना चाहते हैं, तो वह मुख्य रूप से उस पर प्रभाव डालने वाले, उसके साधन में उपकरण के रूप में कार्य आने वाले देश और काल। तो इसलिए आचार्य कह रहे हैं देश काल विशेषेण यथावनति संभवः, देश और काल की विशेषता से, स्थिति से जैसे अवनति का संभव होता है, लंबनस्यापि, लंबनस्या अपि, लंबन का भी देश काल विशेषेण, देश और काल की विशेषता से, और इतना ही नहीं, पूर्वान्य दिग्वशाच्च, पूर्व और पश्चिम दिशा के आधार पर, यथा संभवः भवति, जैसे संभव होता है, जैसे स्थिति उत्पन्न होता है, तथा उच्यते, तथा कहा जा रहा है। अर्थात आचार्य का कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर देश और काल की विशेषता से नति के उत्पन्न होने की स्थिति और उसका साधन प्रकार एवं लंबन का भी साधन प्रकार इस अध्याय में प्रस्तुत किया जाएगा। यह है आचार्य का आशय। अब हम लंबन को बहुत संक्षेप में समझने का कोशिश करते हैं, क्योंकि हमारे
यह पहली आवृत्ति है जिसमें हमें केवल आचार्य के अभिमत को अर्धशः समझना है, तब भी आगे की विशेष प्रकरण में आने वाले चर्चा का कुछ हिस्सा यहाँ पर इस कारण से प्रस्तुत कर रहे हैं ताकि लंबन के बारे में एक अवगाहना हो सके और एक जिज्ञासा उत्पन्न हो सके और उस पर अनेक प्रश्नों के उत्तर स्वयं देने की एक क्षमता को उत्पन्न कर सकें अध्येता। इस कारण से दिया जा रहा है। यह है पृथ्वी, पृथ्वी के चारों ओर एक सीमित यह दायरा जहाँ पर हम सभी ग्रहों को ऊर्ध्वाधर अंतर के बिना किसी हस्तक्षेप के एक स्थान में देखते हैं। और उसके ऊपर यह है चंद्रमा की कक्षा और यह सूर्य की कक्षा और यह दृष्टा का स्थान। और यहाँ सूर्य और चंद्रमा अपने अपने कक्षा में दिखाए गए हैं और पृथ्वी के हर एक स्थान के लिए ये सूर्य और चंद्रमा के बीच में अंतर के बिना यह भ्रमण कराया गया है, अर्थात उनकी प्रारंभ से लेकर अंत तक स्थिति अमांत काल की ही स्थिति बनी हुई है। और इसको दर्शाने का कारण यह है कि यह पृथ्वी के चारों ओर में किसी भी स्थान में वह अमांत अर्थात मध्य ग्रहण का वह समय हो सकता है, वह स्थिति हो सकती है। यह समझाने के लिए इसको और सरलता से देखने का प्रयास करते हैं। यह है पृथ्वी, पृथ्वी के चारों ओर ये वह दायरा जहां हम ग्रहों को देखते हैं। यह चंद्रमा का कक्षा और यह सूर्य की कक्षा और यह चारों ओर की स्थिति को हम 12 भागों में बांटे रहते हैं। और ऐसे बांटने पर यहाँ पर भी हमें सूर्य और चंद्रमा के राशि कल अंश कला विकलादि में समानता समझ में आ सकता है। और चारों ओर भ्रमण करते वक्त यह एक स्थिति है जहाँ पर सूर्य और चंद्रमा अमांतकालिक हैं, अर्थात राश्यादि मान से समान है। और एक दृष्टा का स्थान यह लिए हुए हैं। यहाँ पर दृष्टा के लिए सर के ऊपर अर्थात खमध्य में अर्थात मध्य लग्न में यह सूर्य और चंद्रमा दिख रहे हैं। यहाँ सूर्य तो दिखेगा नहीं, स्वाभाविक बात, क्योंकि नीचे उसके नीचे चंद्रमा आ चुका है। इस स्थिति में पृथ्वी के अन्य स्थानों से लोगों के लिए यही स्थिति दिखाई दे, इसी प्रकार से सूर्य और चंद्रमा दिखाई दे, यह आवश्यक नहीं है। इसके लिए एक उदाहरण देखते हैं। एक अन्य दृष्टा का स्थान को देख लेते हैं। यह है दृष्टा का स्थान और सूर्य और चंद्रमा का अमांत इस स्थान में हुआ। और यदि इसको ध्यान से देखें कि यहाँ गर्भीय सूत्र यदि लिखेंगे इस दृष्टा के स्थान से, तो सूर्य और चंद्रमा उस गर्भीय सूत्र में है, अर्थात इस स्थान में सूर्य और चंद्रमा उस दृष्टा के खमध्य में है, मध्य लग्न में। किंतु वही सूर्य और चंद्रमा यदि हम प्रथम दृष्टा के स्थान से यदि देखते हैं तो वो कुछ इस प्रकार से हमको देखने को मिलेगा। यह हुआ पृष्ठीय रेखा अर्थात यह पृष्ठस्थान हुआ। और यहाँ से जब सूर्य को देख रहा है वह दृष्टा, तो दृष्टा को इस स्थान में दिखाई दे रहा है सूर्य। और यदि चंद्रमा को देख रहा है तो चंद्रमा दिखाई दे रहा है यहाँ पर, अर्थात यहाँ इस द्वितीय स्थान के दृष्टा के लिए सूर्य और चंद्रमा एक स्थान में न दिखकर जिनके बीच में वास्तव में कोई अंतर ही नहीं है, तो वे सूर्य और चंद्रमा यह द्वितीय स्थान के दृष्टा के लिए अलग अलग स्थानों में दिख रहे हैं, एक स्थान में नहीं दिख रहे हैं। यह स्थान विशेषता के कारण चंद्रमा सूर्य से लंबित हो रहा है, अर्थात वो थोड़ा इधर उधर खिसक रहा है। तो यही अंतर, ये जितना लंबित हो रहा है चंद्रमा, तो उसी को लंबन कहते हैं। और यहाँ हमें विस्तृत गहराई में जाना नहीं है, यहाँ पर केवल इतना समझना है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच पूर्वापर अंतर नहीं होने पर भी पृथ्वी में पृष्ठ स्थानों के अर्थात विभिन्न स्थानों के परिप्रेक्ष्य में देखने पर
वह सूर्य और चंद्रमा एक स्थान में ही रहने वाले सूर्य और चंद्रमा एक ही सूत्र में नहीं दिखेंगे, और वह दृष्टि सूत्रों में जितना अंतर उत्पन्न होता है वह आप क्रांति वृत्त में लीजिए, चंद्रमा के कक्षा में लीजिए, अथवा दृग्वृत्त में लीजिए, जबकि यहाँ पर हमें तो सभी केवल दृग्वृत्त में ही दिखाई देते हैं। तो वही जो अंतर लंबन कहलाता है। और फिर मिलते हैं अगले भाग में।